हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औरंगजेब और औरंगजेब के मकबरे की। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं, समझते हैं इस पूरे विषय को। पहले देखनी है हमें हमारी न्यूज। तो न्यूज का कहना है औरंगजेब्स टॉम्ब इजंट इन दिल्ली और नागपुर बट इन लिटिल नॉन खुलदाबाद। व्हाई? तो देखिए, औरंगजेब का मकबरा फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चाओं में, इतना चर्चाओं में है कि औरंगजेब के मकबरे को लेकर नागपुर में हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद में वहां पर अब फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब इन सभी चीजों के पीछे, इस घटनाक्रम के पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, इस घटनाक्रम के पीछे का रीजन है ये तस्वीर जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि पिछले महीने छावा मूवी रिलीज की गई थी और जो छावा मूवी है, ये मूवी बेस्ड है मेनली छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पे। अब इस मूवी के अंदर हालांकि सभी दृश्यों को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी वास्तविक चीजों को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। और वहीं जिस प्रकार की एक्टिंग पूरी तरह से विकी कौशल ने इस मूवी में की है, उस एक्टिंग ने वास्तव में एक्चुअल में इस किरदार के अंदर पूरी जान फूकी है। अब पूरी तरह से सभी चीज़ें तो प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन वास्तविकता यही है और सच्चाई यही है कि छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया था संगमेश्वर के किले में, और कैद करने के बाद औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया था, जहां उनको बेड़ियों में बांध कर रखा गया था। 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया था और टॉर्चर का जो मंजर था ना, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। हालांकि पूरी तरह से मूवी में सब कुछ तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ये कहती है कि टॉर्चर के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज के नाखूनों को उखड़वा लिया गया था। नाखूनों को उखड़वाने के बाद एक एक करके हाथ और पैर की उंगलियों को कटवा दिया गया था। उनके हाथ और पैर कटवा दिए गए थे, शरीर के ऊपर से पूरी स्किन छिलवा दी गई थी, शरीर पे नमक मलवाया गया था। और अंत में जब औरंगजेब ने जो प्रण लिया था कि वो छत्रपति संभाजी महाराज की चीखें सुनना चाहता था, और जब वो चीखें सुनने में विफल रहा तो अंत में उसने छत्रपति संभाजी महाराज का सर कटवाकर शरीर को 2 हिस्सों में बांटकर नदी में बहा दिया था, जिससे कि उनका अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। अब दृश्य सोचने में ही हमारी रूह कपा देता है, बहुत ही ज्यादा डरावना है। और इतनी अधिक प्रताड़ना कोई व्यक्ति सहन कर गया है तो समझ लीजिए कि वो कितना महान योद्धा, कितना वीर योद्धा रहा होगा। ये वास्तविकता है। अब जिस समय इस मूवी को देखा गया तो औरंगजेब का मकबरा और औरंगजेब फिर दोबारा चर्चाओं में आया। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब औरंगजेब के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है और औरंगजेब के मकबरे को तोड़ने की बात की जा रही है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि औरंगजेब चर्चाओं में आए, लेकिन छावा मूवी के रिलीज होने से लोगों के मन में जो क्रोध है औरंगजेब के लिए, वो क्रोध फिर एक बार दोबारा भड़क गया है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चलिए, छावा मूवी में सब कुछ देख लिया तो उसके बाद भी अब ये इस प्रकार से मामला सामने आया तो चलिए समझ में आता, लेकिन पहले क्यों भड़की हिंसा, या पहले ये विवाद क्यों हुए हैं, औरंगजेब को लेकर के क्यों बातें कही जाती है और क्यों कहा जाता है कि इस मकबरे को तुड़वा दिया जाना चाहिए। अब देखिए, औरंगजेब का मकबरा अगर कोई भी व्यक्ति देखने जाएगा ना, तो वो देख के कहेगा कि ये मकबरा तो बहुत ही ज़्यादा साधारण है। वास्तव में बड़ा साधारण सा मकबरा है, और ये मकबरा ऐसा है कि जहाँ पर औरंगजेब की कब्र है, उस कब्र के ऊपर छत भी नहीं है, एक बिना छत का मकबरा है। हालांकि एक्चुअल में जिस समय इस मकबरे को बनवाया गया था तो आसपास में ना ये जो संगमरमर हमें देखने को मिल रहा है, ये संगमरमर भी नहीं था, बड़ा ही साधारण मकबरा था। और ये साधारण मकबरा बहुत ही सामान्य स्थिति में चल रहा था, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि दक्कन के निज़ाम ने और लॉर्ड कर्जन ने इसके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाया, प्रवेश द्वार और गुंबद द्वार वगैरह बनवाए। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब निज़ाम और लॉर्ड कर्जन इन लोगों ने मिलजुल करके ही थोड़ा सा इसको ठीक ठाक बनवाया है। संगमरमर का फर्श वगैरह यहाँ पर लगवाया तो तब जाके थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखने लगा। अगर औरंगजेब की खुद की मंशा कही जाए कि उसकी चाहत क्या थी, वो क्या चाहता था अपनी कब्र को लेकर के या अपने मकबरे को लेके, तो औरंगजेब का साफ तौर पे ये कहना था कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे गरीब के लिए यही स्थिति है कि बस मेरा मकबरा या मेरी जो कब्र है वो साधारण सी रहे। और उसका ये कहना था कि जो मेरी कब्र है, जो मेरा मकबरा है, वो मात्र और मात्र 14 रुपये 12 आने में बनाया जाना चाहिए। और ये जो 14 रुपये 12 आने की बात है, ये बात उसके खुद के द्वारा कमाए गए पैसे की थी, क्योंकि औरंगजेब बेशक बादशाह था और भारत के बेहतरीन बादशाहों में से एक के रूप में उसको जनरली पढ़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो सरकारी खजाने से पैसा लेना पसंद नहीं करता था और अपने खर्च के लिए वो खुद पैसा कमाया करता था। और खास तौर पर पैसा कमाने के लिए वो टोपियां बनाकर बिकवाया करता था। और जो टोपियां वो बनाया करता था, वो टोपियां खास तौर पर नमाज अदा करते समय पहनी जाती है, इसको कहा जाता है तकिया। तो
टोपियाँ बनाया करता था। और जिन लोगों ने छावा मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर भी खास तौर पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से औरंगजेब टोपियों के बुनने का कार्य किया करता था। तो टोपियाँ बुन करके ही उसने बिकवाई और बिकने के बाद में 14 रुपये 12 आने इकट्ठे हुए, जिससे उसने कहा था कि भाई मेरी कबर इसी से बननी चाहिए। उसने कहा था साधारण कबर बनानी है, मेरे जो मतलब बाकी जो और मुगल शासक रहे हैं उनके समान बहुत ही भव्य या अलंकृत कबर उसको नहीं चाहिए थी, ऐसा मकबरा नहीं चाहिए था, भव्य का प्रदर्शन वो करना नहीं चाहता था, तो साधारण सी कबर इसको चाहिए थी। तो ठीक उसी प्रकार का कार्य भी किया गया। तो ये सब चीज़ें चली, बाद में सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सुंदर उंदर बनाने का कार्य इसको हुआ था। तो इसी कबर को फिलहाल तुड़वाने की बातचीत जनरली की जा रही है। अब अकबर के जीवन को लेकर के काफ़ी सारी खास बातें हैं, कुछ कहानियां रोचक भी हैं, कुछ कहानियों को सुन करके, कुछ बातों को सुन करके बड़ा गुस्सा भी आता है, और कुछ चीज़ों को सुन करके लगता है कि हाँ वो अपने कर्तव्य के लिए बड़ा ही मतलब कर्तव्य परायण व्यक्ति था। अब देखिए औरंगजेब के किरदार को हम जनरली अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि औरंगजेब एक प्रकार से कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था, उसने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि हाँ उसने हिंदू शासकों के प्रति क्रूरता दिखाई, बट जनरली हम लोग बचपन से ना एक बात सुनते हुए बड़े हुए हैं, और वो बात है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम लोग ये सुनते हुए आए ना। तो औरंगजेब जिस समय युद्ध में हुआ करता था, इसको पता था कि जो हिंदू साम्राज्य हैं या आसपास के जो शासक हैं ये सब मेरे शत्रु हैं। तो उसकी एक नीति शुरुआत से ये थी कि मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो सभी पूर्वज दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों को अपना केवल सामंत ही बना पाए, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं लेकर के आ पाए। मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से नियंत्रण में रखूं, जिसकी वजह से उसने 27 वर्ष ये दक्कन अभियान किया अपना। 27 वर्ष तक उसने प्रयास किया दक्कन पर कब्जा करने का। हालांकि पूरी तरह से प्रयास उसके सफल तो हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी मंशा उसकी थी कि वो दक्कन पे कब्जा करे। अब हम देखते हैं कि कर्तव्य के मामले में यानी कि उसकी विजय उसको चाहिए थी, वो चाहता था कि दक्कन विजय, तो एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर जैसा कि हम लोग सुनते आए। तो उसने अपने प्रतिद्वंदी शासकों को मरवाया भी, कैद में भी रखा, प्रताड़नाएं भी दी। तो पता चलता कि कर्तव्य के मामले में बहुत ही सख्त भावना वाला था, धर्म का पालन भी किया करता था। वहीं इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि उसने इस्लाम का भी उल्लंघन किया। इस्लाम के तहत एक नियम है, और वो नियम कहता है कि अगर आपका पिता जिंदा है तो ऐसी स्थिति में आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते, आप राजा नहीं बन सकते। और औरंगजेब ने उसका उल्लंघन किया था, अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था उसने। तो इसके बाद उसने कोशिश की थी कि उसको वास्तव में इस्लाम के शासक के रूप में दर्जा दिया जाए, जो कि दर्जा उसको मिला नहीं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी उसको झेलनी पड़ी, और पिता की मृत्यु के भी 7 साल के बाद उसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था कि हाँ आप ऑफिशियली अब फिलहाल राजा बन गए हैं। क्लियर है। अब कर्तव्यों के मामले में, शासक के मामले में ये सभी चीज़ें उसकी अलग है। अब जनरली जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं वो क्यों अगेंस्ट रहते हैं, वो क्यों औरंगजेब को लेकर के चीज़ें हमेशा उसके विरोध में रखते हैं, और क्यों चाहते हैं कि भाई इतिहास में ना तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और ना ही इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए और ना ही इसके मकबरे को संरक्षण मिले। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न है औरंगजेब की नीतियाँ। दरअसल औरंगजेब की जो नीतियाँ थी ना हिंदू शासकों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा क्रूर थी। हालांकि हम लोग कह तो देते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, चीज़ें फेयर होती हैं, बट फिर भी उसकी कुछ सीमाएं हम लोग मानते हैं कि कुछ सीमाओं तक ही सभी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसानियत व्यक्ति में जीवित रहनी चाहिए। अब वैसे तो इसका शासनकाल लगभग 50 वर्षों का था, और 1658 से 1707 तक जब उसने पूरी गद्दी संभाली, शासन संभाला, ये इसकी स्थिति रही। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि इस्लाम का उल्लंघन हुआ, पिता शाहजहां को कैद किया, भाइयों को मरवाया। वहीं हम लोग देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरुआत से ही इसका संघर्ष चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध इसने अभियान चलाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जब गद्दी पर बैठे तो फिर इसकी नीति वही रही। उसको चाहत थी कि भाई जो छत्रपतियों के अधीन शासक है, जो मराठा साम्राज्य है, उसके ऊपर कब्जा रहे मुगलों का, ये इसकी कोशिश थी। तो इसी वजह से इसने छत्रपति संभाजी महाराज के अगेंस्ट भी अभियान चलाया, जो कि हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि कैसे उसके चेहरे पे हमेशा टेंशन दिखती है, कितना परेशान दिखता है वो अपने आप में कि क्यों वो दक्कन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है, क्यों दक्कन में इतने महान महान योद्धा जन्म ले रहे हैं और अपने स्वराज की रक्षा के लिए, स्वराज की स्थापना के लिए बस वो लड़ रहे हैं, है ना। ये सभी चीज़ें चलती हैं वहाँ पर। तो एक बड़ा रीज़न ये है जिसकी वजह से हिंदू राष्ट्रवादी लगातार इसके अगेंस्ट रहते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं के प्रति कुछ भेदभावपूर्ण नीतियों का अपनाया जाना है, जैसे कि जजिया कर लगाना, जजिया के माध्यम से अच्छा खासा रेवेन्यू वसूल करना। और जजिया कर हिंदू देते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम कर नहीं देंगे तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे, जीवन नहीं बचेगा, जीवन हमारा परेशानियों में चला जाएगा, हमारे बच्चों को मार दिया जाएगा या और भी कुछ चीज़ हो सकती है। तो हिंदुओं से ज़बरदस्ती जजिया कर वसूला जाता था। और वहीं मंदिर तुड़वाने के मामले में भी औरंगजेब बहुत ज़्यादा विख्यात रहा है। तो ये इसकी कुछ खास नीतियाँ रही हैं जिसकी वजह से औरंगजेब को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और हमेशा एक क्रोधपूर्ण भावना से, एक रोषपूर्ण दृष्टि से जनरली औरंगजेब को देखने का कार्य भारत की जनता करते हैं, खासतौर पर जो हिंदू राष्ट्रवादी है या हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं। महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर इन सभी चीज़ों के पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्रकार की नीति मराठा शासकों के विरुद्ध औरंगजेब ने अपनाई, तो एक बड़ा रीज़न बन गया। हालांकि नीतियाँ वास्तव में मानवता के विरुद्ध थी, जो कि हम लोग समझते भी हैं पढ़ते हुए, क्योंकि बेशक आप किसी भी शासक को पढ़ लीजिए, लेकिन मानवता का अंतर और शासन का अंतर, ये दोनों हम लोग को समझ में आता है प्रॉपर, है ना। ऐसा नहीं है कि इतिहास में अकेला शासक सिर्फ और सिर्फ
औरंगजेब ही हुआ है, हमने अशोक जैसे महान शासक भी देखे हैं, हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को भी देखा है, हम लोगों ने अकबर को भी देखा है, हम लोगों ने बाबर को भी देखा। तो हम लोगों ने इतिहास में बहुत सारी चीज़ें देखी है, जानी समझी है, पढ़ी है, सब चीज़ें हमारे साथ में रही है प्रॉपरली, है ना। तो तुलना हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, और मानवता और शासन के बीच जो गैप होना चाहिए वो गैप भी हम लोग समझते हैं। क्योंकि बेशक आप शासक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी भी सीमाओं को पार कर सकते हैं, ये सब स्थिति है। तो ये बड़ा रीज़न है जो माना जाता है औरंगजेब के प्रति लोगों के मन में क्रोध का। और यही क्रोध फिलहाल चाहता है कि भाई औरंगजेब की जो कब्र है उस कब्र को तुड़वा दिया जाए। अब कब्र को लेकर के चर्चा हो रही है, तो औरंगजेब की जो कब्र है, जो इसका मतलब पूरी तरह से जो इसका ये हम लोग देखते हैं कि मकबरा बना है, ये मकबरा बना हुआ है खुलदाबाद में। अब इसको लेकर के काफी डिस्कशन रहता है, क्योंकि इसकी जो पूरे तरह से मकबरा है बहुत ही अलग बनाया हुआ है। क्योंकि ये चाहता तो किसी अच्छी जगह पर, जैसे कि मतलब जो फेमस थी, इनकी राजधानी थी, आगरा में बनवा सकता था, दिल्ली में बनवा सकता था, पर दिल्ली से लगभग 1100 किलोमीटर दूर इसने बनवाया अपना मकबरा, और खुलदाबाद में बनवाया। तो खुलदाबाद के अंदर मकबरा बनाए जाने के पीछे का रीजन क्या था और क्यों इसकी चाहत थी कि मेरा मकबरा वहीं बनना चाहिए? तो देखिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी जुड़ी है शासनकाल से ही है। दरअसल जिस समय इसने गद्दी ली, तो गद्दी लेने के बाद ही इसके मन में थोड़ा सा बोझ था, और ये क्षमा की भावना से अपना पूरा जीवन जीता रहा। इसके मन में शुरुआत से ये बोझ था कि मैंने अपने पिता को कैद किया है, कैद में रखा है, जो कि इस्लाम के विरुद्ध है। भाइयों की हत्या करने का बोझ भी इसके ऊपर मन पे चलता रहा। हालांकि जिस समय ये गद्दी पे बैठा तो इसने शासक के रूप में बड़ा ही साधारण जीवन जिया। ये कभी भी अलंकरण को, वैभव को पसंद ही नहीं किया करता था, और बहुत ही साधारण से अपना जीवन जीते हुए चलता आया। इसने पूरे अपने शासनकाल के अंदर जुए पे, शराब पे, मदिरापान पे, वैश्यावृत्ति पे, इन सभी पे बैन भी लगा दिया। पूरी तरह से इसने एक साधारण जीवन ही अंत तक जिया, और इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। अब 3 मार्च 1707 को इसकी जो मृत्यु थी, मृत्यु तो हुई थी अहमदनगर के अंदर। हालांकि आज अहमदनगर को अहिल्या नगर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब अहमदनगर जो है ये खुलदाबाद से 130 किलोमीटर दूर है। अब फिर भी मकबरा खुलदाबाद में ही क्यों बना, क्यों अहमदनगर के अंदर मकबरा नहीं बनाया गया? तो इसके पीछे का रीजन भी थी औरंगजेब की अंतिम इच्छा। दरअसल औरंगजेब ने पहले ही कहा था कि मेरा मकबरा जो है वो बनाया जाना चाहिए रोजा में। कहाँ बनाया जाना चाहिए? रोजा में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो खुलदाबाद है उसको रोजा के नाम से ही जाना जाता था, और खोजा में मकबरे के लिए, अपनी कब्र के लिए स्थान निश्चित करने के पीछे का रीजन ये था कि रोजा जो एक स्थान है, ये स्थान उस समय चिश्ती सूफियों की दरगाहों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और औरंगजेब एक खास लगाव था सैयद जैनुद्दीन शिराजी से। अब सैयद जैनुद्दीन शिराजी जो है ये एक सूफी संत थे, और इनकी कब्र जो थी वो भी रोजा में ही थी। तो औरंगजेब इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। तो उसकी चाहत यही थी कि मेरी जो कब्र रहे वो कब्र मेरी आध्यात्मिक गुरु के पास ही रहे, मैं अपना बाकी जो मेरा मृत्यु के बाद का समय है मैं इनके पास ही बिताऊं, मैं शांति से वहां पर रहूं। तो सुरक्षा और क्षमा दोनों की भावना ही थी, जिसकी वजह से इसने खुलदाबाद को चुना था अपने मकबरे के लिए, यानी कि रोजा को चुना था अपने मकबरे के लिए, अपनी कब्र के लिए। अब यहां पर रोजा का नाम बदल करके खुलदाबाद क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल जो खुलदा शब्द है, खुलदा का अर्थ होता है स्वर्गीय। तो जिस समय हम लोग ये देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब की कब्र रोजा में बना दी जाती है, तो औरंगजेब को मृत्यु के बाद एक खास उपाधि दी जाती है, और ये उपाधि होती है खुलदा मकानी की। तो औरंगजेब को खुलदा या खुल्द मकानी की उपाधि से उसके बाद संबोधित कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये एक स्वर्ग निवासी व्यक्ति अब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब औरंगजेब को स्वर्ग निवासी कहा जा रहा था, तो स्वर्ग निवास के रूप में जो जगह थी उसको खुलदाबाद कहा जाने लगा, और रोजा से जगह हो गई खुलदाबाद। तो उसके बाद हम लोग फिर खुलदाबाद के रूप में ही इस जगह को लगातार जानते रहे, समझते रहे। ठीक है। हालांकि जो खुलदाबाद है, ये खुलदाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद का नाम भी बदला जा चुका है, और अब औरंगाबाद को हम लोग छत्रपति संभाजी नगर के रूप में जानते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? तो औरंगजेब की अंतिम इच्छा थी कि देखो मैं मेरी कब्र साधारण सी बनाना, 14 रुपए 10 आने की, 14 रुपए 12 आने की कब्र मेरी होनी चाहिए। तो उसी स्थिति सारा का सारा काम किया गया था। इसकी चाहत यह भी थी कि भाई मेरा जो कब्र होगी, मेरी कब्र मिट्टी की बनाई जानी चाहिए, और मेरी कब्र के पास एक तुलसी का पौधा रहना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से सभी चीजें हुई। अब औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात हो रही है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले समय में, क्योंकि विवाद काफी ज्यादा चल रहा है, स्थिति कभी भी गड़बड़ सकती है, और भीड़ कभी भी चीजों को बदल सकती है, ये भी सच्चाई है। हालांकि आप लोग का क्या कहना है औरंगजेब के बारे में, क्योंकि सबने पढ़ा इतिहास की हमारी जो किताबें हैं, जब हम लोग स्कूल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक सच्चाई ये भी है कि हम लोगों को मराठों की तुलना में, राजपूत शासकों की तुलना में, महाराजा रणजीत सिंह की तुलना में अधिक मुगलों को पढ़ाया जाता है। हमारी किताबें मुगलों पर अधिक फोकस करती है, ये एक बड़ी सच्चाई है।
तो कहीं ना कहीं दबाया जाता है मुगलों को और हमारे बाकी शासकों को। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति चलती हुई आई है। बाकी अब आप लोग का क्या कहना है अंत में कि क्या वास्तव में औरंगजेब की कब्र को तोड़वा दिया जाना चाहिए, ढका दिया जाना चाहिए, या फिर कब्र रहनी चाहिए? तो आप लोग का क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ हमारा जो एक मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मिलते जुलते हैं वो स्टडी IQ IAS हिंदी ही है। बाकी इसके अलावा आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप लोग इनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास में इतनी, बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके जरूर जाइएगा। और बस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो बाकी की बातें होंगी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।